Hello students, in this video we'll discuss chapter number 3, first phase of the Indian national movement। बेटा हमें आज़ादी एक दिन में नहीं मिल गई, बहुत सारे लोगों ने बहुत लंबे टाइम तक स्ट्रगल किया। जब हमें क्या मिलती है आज़ादी, तो उसी इंडियन नेशनल मूवमेंट के फर्स्ट फेज़ को इस चैप्टर में हमें डिस्कस करना है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो प्रथम चरण है उसे हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। हम पढ़ेंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कैसे बनती है, कौन इसे बनाता है, ठीक है, अर्ली नेशनलिस्ट कौन होते हैं, उनकी मेथड्स क्या होती हैं, ठीक है, और इन मेथड्स से वो क्या क्या अचीव कर पाते हैं ब्रिटिशर्स से। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे क्या हमारे अर्ली नेशनलिस्ट में कोई बुराई रही है, कोई उनकी आलोचना है, कोई ऐसा ग्राउंड है जिस पे हम अर्ली नेशनलिस्ट को कह सकते हैं यार ये इन्हें करना चाहिए था और ये इन्होंने नहीं किया। तो वो सब इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। बेटा आज़ादी एक दिन में नहीं मिली थी, इसे याद रखना। हमारे छोटे छोटे जो मूवमेंट हो रहे थे वो हमें एक स्टेप आगे ले जा रहे थे टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस। भले ही वो मूवमेंट कितना भी छोटा क्यों ना हो, कहीं ना कहीं उसका कंट्रीब्यूशन हमें आज़ादी के रूप में देखने को मिला है। अगर हम बेटा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास को डिवाइड करना चाहें तो ब्रॉडली हम उसे 3 फेसेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है अर्ली नेशनलिस्ट फेज, दूसरा असर्टिव फेज, तीसरा है गांधीयन एरा। असर्टिव फेज चलता है 1885 से 1907 तक, असर्टिव फेज चलता है 1907 से 1916 तक, और गांधी जी की एंट्री होती है। फिर गांधी जी बहुत सारे सत्याग्रह करते हैं और हमें फाइनली आज़ादी दिला देते हैं। कब? 1947 में। तो कब से शुरुआत की गांधी जी ने? 1915 से, और आज़ादी कब मिल गई? 1947 में। तो अब हम डिस्कस करेंगे अर्ली नेशनलिस्ट को। तो बेटा जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बन जाती है, ठीक है, तो उसके बनने के बाद में जो शुरुआती दौर के जो लीडर्स होते हैं, जो ग्रुप ऑफ लीडर्स होते हैं जो कांग्रेस को लीड कर रहे थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस को लीड कर रहे थे, उन्हें कहा जाता है अर्ली नेशनलिस्ट। ठीक है, इन इट्स अर्लियर ईयर कांग्रेस वॉज लेड बाय ग्रुप ऑफ लीडर्स। कांग्रेस अपने शुरुआती दौर में कुछ लीडर्स के द्वारा लीड की जा रही थी और उन्हीं लीडर्स को हमने क्या नाम दिया है बेटा? अर्ली नेशनलिस्ट। ठीक है, जो मेंबर्स थे इस ग्रुप के वो एजुकेटेड मिडिल क्लास से थे, जिनमें प्रोफेशनल्स थे। कौन से प्रोफेशनल्स बेटा? लॉयर थे, बैरिस्टर्स थे, टीचर्स थे, ऑफिशियल्स थे। ठीक है, जिन्होंने इंस्पिरेशन को लिया था किससे? वेस्टर्न थॉट से। देखो लॉयर, बैरिस्टर, टीचर, ऑफिशियल्स, इन सब लोगों ने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई की थी। वेस्टर्न थॉट को ये जानते थे, समझते थे, इंग्लिश इन्हें आती थी, इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ रखा था और कहीं ना कहीं उसी का रीज़न था कि इन लोगों ने लिबर्टी, फ्रीडम ऐसे वर्ड्स को वहाँ पर पढ़ा और सोचा कि भाई हमारे इंडिया में क्यों लिबर्टी और फ्रीडम हमारे पास अवेलेबल नहीं है, क्यों हमारे लोग ब्रिटिशर्स के कहे पर चलते हैं। तो कहीं ना कहीं वेस्टर्न थॉट्स से इंस्पिरेशन इन लोगों ने ली थी। तो जो मेंबर्स थे, जो अर्ली नेशनलिस्ट थे, वो कहाँ से थे बेटा? एजुकेटेड मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे, है ना, जिनमें बहुत सारे प्रोफेशनल्स हुआ करते थे, जैसे लॉयर, बैरिस्टर, टीचर और ऑफिशियल्स, जिन्होंने इंस्पिरेशन ली थी वेस्टर्न थॉट से। बहुत सारे ऐसे थे इनमें जिनका एजुकेशन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? इनका एजुकेशन इंग्लैंड में हुआ था। एंड बिलीव दैट ब्रिटिश इंटेंडेड टू बी जस्ट टू इंडियंस, और जो ये मानते थे कि ब्रिटिशर्स की इंटेंशंस अच्छे हैं, जस्ट हैं, वो इंडियंस के साथ कुछ अच्छा ही करेंगे। दे वर हाउएवर अनअवेयर ऑफ द ट्रू स्टेट ऑफ अफेयर्स इन इंडिया। जब वो इंग्लैंड में पढ़ रहे थे तो उन्हें ये सब कुछ नहीं पता था कि यार फाइनली ब्रिटिशर्स इंडिया में कर क्या रहे हैं। पर जब वो इंडिया आएंगे, देखेंगे, समझेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि भाई ब्रिटिशर्स के इंटेंशंस इतने भी अच्छे नहीं हैं, क्योंकि बेटा ये इंग्लैंड में पढ़े थे, है ना। इनमें से कुछ जो थे वो कहाँ पर पढ़े थे? इंग्लैंड में पढ़े थे। तो उनका ये मानना था कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनका इरादा भारतीयों के साथ कुछ बुरा करना नहीं है, वो जस्ट हैं, बढ़िया तरीके से इंडियंस को ट्रीट कर रहे हैं, न्याय कर रहे हैं। पर उनके विचार भी बदल जाएंगे जब वो इंडिया में आके इंडियंस की कंडीशंस को देखेंगे। वो देखेंगे कि ब्रिटिशर्स कैसे ट्रीट करें इंडियंस को। दे वर हाउएवर अनअवेयर ऑफ द ट्रू स्टेट ऑफ अफेयर्स इन इंडिया, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था इंडिया में चल क्या रहा है। अगर अब हम लीडर्स की बात करें कि भाई अर्ली नेशनलिस्ट लीडर्स कौन कौन से थे, तो इंडिया के डिफरेंट पार्ट से ये लीडर्स आए थे, जैसे कि WC बनर्जी, रास बिहारी घोष, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, RC दत्त, ये लोग बंगाल से थे। बंगाल से कौन कौन थे? WC बनर्जी, रास बिहारी घोष, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, RC दत्त, ये सब बंगाल से थे।
फिर महाराष्ट्र और गुजरात से कौन कौन आए थे, क्योंकि बेटा पहले महाराष्ट्र और गुजरात अलग अलग नहीं हुआ करते थे, एक ही प्रोविंस हुआ करता था। ठीक है, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, जस्टिस रनाडे, ये सब कहाँ से थे, महाराष्ट्र और गुजरात से थे। पहले महाराष्ट्र गुजरात अलग अलग नहीं था। फिर हम देखेंगे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से कौन कौन आए। पहले तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश भी अलग अलग नहीं था। PR नायडू, सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चरलू, ये कहाँ से थे, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को, जिनको कहा जाता था मद्रास प्रेसिडेंसी। पंडित मदन मोहन मालवीय कहाँ से आते थे, उत्तर प्रदेश से आते थे। ठीक है, और फिर कुछ लिबरल इंग्लिशमैन भी थे जो हम इंडियंस को सपोर्ट कर रहे थे, वो थे ह्यूम और विडबर्न। अब बेटा जो अर्ली नेशनलिस्ट लीडर्स थे, जो शुरुआती दौर में राष्ट्रीय आंदोलन को लीड कर रहे थे, कांग्रेस को लीड कर रहे थे, वो शुरुआती दौर में इनिशियल ईयर्स में स्टॉन्च बिलीवर्स थे, पक्के विश्वास करते थे, किस पे, ब्रिटिशर्स पे विश्वास करते थे, ओपन माइंडेड थे, मॉडरेट पॉलिटिक्स की बात करते थे। तो शुरुआती वर्षों में कांग्रेस और राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व करने वाले जो शुरुआती नेता थे, वो खुले विचारों वाले थे, उदारवादी थे, उदारवादी राजनीति के समर्थक थे। मॉडरेट पॉलिटिक्स मतलब उदारवादी राजनीति, ओपन माइंडेड मतलब खुले विचारों वाले थे, और ये बिलीव करते थे कि हमें लॉयल, वफादार रहना चाहिए। किसका वफादार रहना चाहिए, ब्रिटिश क्राउन का वफादार रहना चाहिए। समझ में आई बात। मतलब शुरुआती जो नेता थे वो ब्रिटिश क्राउन पे, अंग्रेजों पे फर्म बिलीव करते थे, उनके सपोर्टर हुआ करते थे। BC पाल एक अर्ली नेशनलिस्ट लीडर थे, उनका कहना था 1887 में कि मैं लॉयल हूँ, किसका, ब्रिटिश गवर्नमेंट का। ठीक है, मैं किसका लॉयल हूँ बेटा, ब्रिटिश गवर्नमेंट का, क्योंकि मेरे लिए ये मानना है कि अगर मैं लॉयल्टी करता हूँ ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, तो वो लॉयल्टी मैं अपने लोगों के साथ ही कर रहा हूँ। मतलब सोचो, लोगों का इतना अंधा विश्वास था अंग्रेज़ों पे, अर्ली नेशनलिस्ट का स्पेसिफिकली, कि उनका मानना था कि अगर हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के लॉयल हैं, मतलब हम अपने खुद के लोगों के भी लॉयल हैं, वफादार हैं। एंड माई ओन कंट्री, अंग्रेज़ों से वफादारी, मेरी कंट्री से वफादारी है, मेरे अपने लोगों से वफादारी है, ऐसा मानना था किसका, BC पाल का ऐसा मानना था। भाई सोचो ज़रा, कितनी अच्छी सोच थी। पर इनका मानना ये भी था, ये चाहते थे कि जो इंडियंस हैं उनको उनका प्रॉपर लेजिटिमेट शेयर मिले, किसमें, सरकार में। ठीक है बेटा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल और दूसरे रिफॉर्म्स चाहते थे। इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से पूछा, उनसे बात की कि भैया आप लोग हमें कॉन्स्टिट्यूशनल और दूसरे थोड़े बहुत रिफॉर्म्स दे दो, थोड़ी बहुत सुधार करो हमारी कंडीशन में, और ये सब आप करें, ब्रिटिशर से कहा, विद इन योर ओन फ्रेमवर्क। अब बेटा क्योंकि हमारे अर्ली नेशनलिस्ट फेथ करते थे किसमें, ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस में, कि जो ब्रिटिशर्स जो भी कुछ इंडिया में कर रहे हैं वो फेयर है। ठीक है, जो भी कुछ ब्रिटिशर्स कर रहे हैं वो सब कुछ सही कर रहे हैं इंडिया में, ऐसा बिलीव था अर्ली नेशनलिस्ट का। सोचो तो इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की बात की, अदर रिफॉर्म्स की बात की, बट विद इन अ फ्रेमवर्क ऑफ ब्रिटिश रूल। ठीक है, ब्रिटिश रूल का जो ढांचा था, है ना, ब्रिटिश शासन का जो ढांचा था, उस फ्रेमवर्क के अंदर ही उन्होंने कहा कि कुछ हमें रिफॉर्म सुधार करके दे दो, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म दे दो, कुछ दूसरे रिफॉर्म्स दे दो। क्योंकि ये जो अर्ली नेशनलिस्ट थे, ये विश्वास करते थे, इनकी आस्था थी किस पे, ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस पे, कि ब्रिटिश की निष्पक्षता पे हमें पूरा विश्वास है। ठीक है, ब्रिटिश न्याय पर, ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस पे हमारा पूरा विश्वास है। तो जो कुछ आपसे बन पड़े ब्रिटिशर्स, आप हमारे लिए कर दो, थोड़ा सा संविधान में सुधार कर दो, थोड़े से ये सुधार कर दो, थोड़े से वो सुधार कर दो। इन लोगों का बिलीव था कि जो कंटिन्यूएशन है ब्रिटिश रूल का वो बहुत बढ़िया है, ब्रिटिशर्स को कंटिन्यू इंडिया पे रूल करते रहना चाहिए। ये इंग्लैंड के लिए तो अच्छा है ही है, इंडिया के लिए भी बहुत अच्छा है। दे बिलीव दैट कंटिन्यूएशन ऑफ द ब्रिटिश कनेक्शन, ब्रिटिश के कनेक्शन जब तक इंडिया से बने रहेंगे ये बहुत बढ़िया है, ये दोनों के इंटरेस्ट में, इंग्लैंड का भी भला होगा और इससे इंडिया का भी भला होगा। ये बिल्कुल गलत था, पर उनको ऐसे लगता था तो लगता था। उनका बिलीव था, विश्वास था कि ब्रिटिश कनेक्शन जब तक इंडिया के साथ कंटिन्यू रहेंगे, ये दोनों के इंटरेस्ट में रहेंगे, इंग्लैंड के भी और इंडिया के भी। दे कंसर्न देमसेल्फ विद द डिमांड फॉर रिफॉर्म्स, और बस उनका एक ही मानना था कि बस थोड़े बहुत रिफॉर्म, सुधार अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट कर देती है तो ब्रिटिश रूल बहुत ही अच्छा है।
इनकी जो डिमांड्स थी वो बहुत मॉडरेट थी इन नेचर में। ये लोग बहुत उदार डिमांड करते थे, बहुत लिबरल डिमांड्स इनकी हुआ करती थी। तो बेटा ये जो लाइन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत डीप है, ज़रा ध्यान से समझना। जो डिमांड्स हुआ करती थी हमारे अर्ली नेशनलिस्ट की, वो नेचर में बहुत मॉडरेट, बहुत उदार हुआ करती थी। इसका मतलब ये है कि हमारे जो अर्ली नेशनलिस्ट थे वो कभी आज़ादी की बात तो करते ही नहीं थे, कभी उन्होंने आज़ादी की बात, इंडिपेंडेंस की बात नहीं की। क्लियर है? चलो अब हम पढ़ेंगे बिलीव्स ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट। क्या क्या बिलीव्स थे किसके? अर्ली नेशनलिस्ट के। तो बेटा जो हमारे अर्ली नेशनलिस्ट थे ना, उनका पूरा विश्वास था ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस में, फेयर प्ले में, ऑनेस्टी में, इंटेग्रिटी में। ठीक है? जो प्रारंभिक राष्ट्रवादी नेता थे हमारे, उनका ब्रिटिश न्याय व्यवस्था में, निष्पक्षता में पूरा विश्वास था कि भाई ब्रिटिशर्स जो भी कुछ करते हैं वो एकदम फेयर प्ले है, कोई बायसनेस नहीं है, ब्रिटिशर्स बिल्कुल ऑनेस्ट होते हैं। ये सारी बातें मानते थे कौन? हमारे अर्ली नेशनलिस्ट। दूसरा, उनको इस बात की गहरी आशा थी, फर्म बिलीव था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमें एक ना एक दिन ग्रांट कर देंगे, दे देंगे होम रूल्स टू इंडिया। वो हमको एक दिन ऐसा बोल देंगे कि भाई अब ये इंडिया आपका रहा, आप लोग खुद इसके ऊपर रूल करो। ऐसी आशा थी हमारे अर्ली नेशनलिस्ट की। दे रिलाइड ऑन सॉलमन प्लेज, और ये पूरी तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो प्रतिज्ञाएं ली थी उस पर इनका पूरा भरोसा था। ठीक है? वे ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई गंभीर प्रतिज्ञाओं पे पूरा निर्भर करते थे, पूरा विश्वास करते थे। रिलाई करने का मतलब होता है निर्भर करना, डिपेंड करना। तो इन लोगों की आशा थी, होप थी कि ब्रिटिशर्स एक ना एक दिन हमें होम रूल दे ही देंगे। साथ ही इस बात पे भी निर्भर करते थे, विश्वास करते थे कि ब्रिटिशर्स ने जो प्रतिज्ञाएं ली हैं वो उसको पूरा करेंगे। और तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे मॉडरेट लीडर्स थे, उनका विश्वास था कि जो ब्रिटिश रूल है उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ठीक है? हमारी सोसाइटी से बहुत सारी क्लींजिंग की है किसने? ब्रिटिशर्स ने। जैसे कि सती प्रथा को ख़त्म कर दिया, अनटचेबिलिटी को ख़त्म किया, चाइल्ड मैरिज को ख़त्म किया, रेलवे, टेलीग्राफ, पोस्ट ऑफिस जैसी व्यवस्थाएं ब्रिटिशर्स लाए हैं। तो ब्रिटिशर्स अच्छा कर रहे हैं इंडिया के लिए, ऐसा हमारे मॉडरेट्स लीडर मानते थे, अर्ली नेशनलिस्ट लीडर मानते थे। क्या मानते थे? कि भाई ब्रिटिश रूल के बहुत सारे बेनिफिट हैं, ये सोशल इल्स को क्लींस कर रहे हैं, हमारी सोसाइटी से ख़त्म कर रहे हैं, सती, अनटचेबिलिटी, चाइल्ड मैरिज जैसे सिस्टम को इन्होंने बंद करा दिया है। एक और बहुत बढ़िया विश्वास था हमारे अर्ली नेशनलिस्ट का। उनका विचार ये था, उनका ओपिनियन ये था कि ब्रिटिशर्स हेल्प करेंगे इंडिया को कि आप अपने आप को गवर्न करो, पर किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स, वेस्टर्न पॉलिसीज़, वेस्टर्न प्लानिंग, वेस्टर्न कॉन्स्टिट्यूशन जैसी हर चीज़ हमारे इंडिया में भी आएगी, ऐसा अर्ली नेशनलिस्ट का बिलीव था। उन्हें ये बिल्कुल, उनका ये मानना था कि जो अंग्रेज़ हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं, वो इंडियंस को परमिट करेंगे कि आप वेस्टर्न स्टैंडर्ड के हिसाब से अपने आप को गवर्न करो, अपने ऊपर शासन करो। ठीक है बेटा? जो हमारे अर्ली नेशनलिस्ट थे उनका ये बिल्कुल मानना था कि इंडिया की प्रोग्रेस इसीलिए नहीं हो रही क्योंकि हम सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, हम पिछड़े हुए हैं सामाजिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी, इसीलिए हमारा डेवलपमेंट और हमारी प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है। इसके लिए कहीं पर भी ब्रिटिश कॉलोनियल रूल जिम्मेदार नहीं है। फिर से सुनो, हमारे इंडिया की प्रोग्रेस में, डेवलपमेंट में जो मेजर ऑब्स्टिकल है, मेन ऑब्स्टिकल है, जो रुकावट है, वो हमारी बैकवर्डनेस है, सोशल बैकवर्डनेस, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। इसका ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से कोई लेना देना नहीं है। इवन जो हमारे अर्ली नेशनलिस्ट थे वो इस बात पर रिलाई करते थे कि हमें अगर कुछ मनवाना है ब्रिटिशर्स से, कुछ अपने उसको अचीव कराना है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल और पीसफुल मेथड से ही होगा, शांति से, प्रार्थना करके, संविधान के हिसाब से ही होगा। ठीक है? उनका विश्वास था कि पेशेंस, रिकन्सिलिएशन ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू वायलेंस एंड कन्फ्रंटेशन। बेटा इनका विश्वास था कि इसमें कि पेशेंस रखना चाहिए, आपस में बातचीत करना चाहिए, रिकन्सिलिएशन होना चाहिए, वायलेंस नहीं होना चाहिए, है ना, मतलब हिंसा नहीं होनी चाहिए। कन्फ्रंटेशन, टकराव, कन्फ्रंटेशन का मतलब क्या होता है बेटा? टकराव नहीं होना चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए, आपसी बातचीत होनी चाहिए और हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से काम होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे कि भाई क्या डिमांड्स थी हमारे अर्ली नेशनलिस्ट की।
तो जो डिमांड थी अर्ली नेशनलिस्ट की, उनको हम फॉलोइंग हेडिंग्स के अंदर पढ़ सकते हैं बेटा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट पॉइंट को, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। तो जो अर्ली नेशनलिस्ट थे वो चाहते थे कि इंडियन गवर्नमेंट जो ब्रिटिश के कंट्रोल में है भी, उस गवर्नमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किसका हो, इंडियंस का हो। ठीक है, अर्ली नेशनलिस्ट वांटेड अ लार्जर शेयर इन द गवर्नमेंट ऑफ देयर कंट्री, हम इंडियंस की भागीदारी ज़्यादा हो। इनका बिलीव था कि भैया एक ना एक दिन इवेंचुअली हम डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाएंगे, सेल्फ गवर्नमेंट हमारी कंट्री में होगा। इनका विश्वास था इवेंचुअली इंडिया मूव कर रहा है किसकी तरफ, डेमोक्रेटिक सेल्फ गवर्नमेंट की तरफ। पर ये लोग इमीडिएट अचीवमेंट की कोई बात नहीं करते थे। इन्होंने ये नहीं बोला अंग्रेज़ों से कि कल ही आप भारत छोड़ के चले जाओ। ये अपने गोल को अचीव करने के लिए बिल्कुल भी हरी में नहीं थे, क्योंकि ये इन लोगों को डर था कि अगर हम ऐसे जल्दी जल्दी करेंगे, बोलेंगे कि अब अंग्रेज़ तुम इंडिया से जाओ, तो ये हमारी एक्टिविटीज़ को सप्रेस कर देंगे। इसलिए बेटर है हम धीरे धीरे मूव करते रहें, एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि अंग्रेज़ हमें छोड़कर जाएंगे। अगर हमने थोड़ी भी जल्दी की तो हमारी एक्टिविटीज़ को अंग्रेज़ क्या कर देंगे, दबा देंगे, सप्रेस कर देंगे। क्लियर है। इसीलिए इनका जो एम था वो ये था कि फ्रीडम हमें मिले पर ग्रेजुअल प्रोसेस से मिले, और उन्होंने फॉलोइंग डिमांड्स रखी अंग्रेज़ों के सामने। पहला, इंडियन काउंसिल को एबोलिश करो। इंडियन काउंसिल हुआ करता था, उसके एबोलिशन की बात की अर्ली नेशनलिस्ट ने। बेटा इंडियन काउंसिल को ख़त्म करना चाहते थे कौन, अर्ली नेशनलिस्ट, उसका एबोलिशन चाहते थे। पर ये पूरी तरह सही नहीं है। जो अर्ली नेशनलिस्ट थे इंडिया में वो कभी भी नहीं चाहते थे कि पूरी तरह एबोलिश हो जाए इंडियन काउंसिल, पर वो ये चाहते थे कि रिफॉर्म हो, एक्सपांशन हो, इंडियंस का ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन हो गवर्नेंस में। पर ठीक है, आप लोग ये लर्न कर लो कि अर्ली नेशनलिस्ट का विचार था कि इंडियन काउंसिल को क्या हो जाना चाहिए, एबोलिश हो जाना चाहिए। ठीक है, जबकि ये 100% सही नहीं है। हमारे इंडियन अर्ली नेशनलिस्ट चाहते थे कि भाई हमारा रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाए, ठीक है, गवर्नेंस में हमारा भी अपना रोल हो। पर ठीक है, क्या पढ़ोगे आप, एबोलिशन ऑफ इंडियन काउंसिल। सेकेंड, एक्सपांशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो सेकेंड डिमांड थी अर्ली नेशनलिस्ट की वो ये थी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का एक्सपांशन होना चाहिए, लेजिस्लेटिव असेंबलीज का एक्सपांशन होना चाहिए, सेंट्रल लेवल पे भी और प्रोविंसेस पे भी। मतलब अब ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बने, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बने, ऐसा चाहते थे अर्ली नेशनलिस्ट। पहले लिमिटेड मेंबरशिप दी गई थी इंडियंस को लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी और असेंबली में भी, भले वो सेंट्रल लेवल पे हो या प्रोविंसेस लेवल पे हो। अब ये पॉइंट ज़रा ध्यान से समझना बेटा। हमारे अर्ली नेशनलिस्ट चाहते थे कि भाई इंडियंस की मेंबरशिप को बढ़ाया जाए, इसमें कुछ ऐसे मेंबर्स को इंक्लूड किया जाए जिन्हें लोकल बॉडीज़ इलेक्ट करें, जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज़ एक्सेट्रा। इंक्रीज इन मेंबरशिप ऑफ इंडियंस बाय इंक्लूडिंग सम मेंबर्स इलेक्टेड बाय लोकल बॉडीज़ लाइक चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, इन दिस काउंसिल, और इस काउंसिल में ज़्यादा से ज़्यादा मेंबरशिप मिले किसको, इंडियंस को। कुछ मेंबर्स को लोकल बॉडीज़ इलेक्ट करें जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज़, और इनके पास पावर भी हो। ये चाहते थे कि इंडियंस का कंट्रोल हो पब्लिक पर्स पर। ठीक है, और इन लोगों ने उस टाइम में एक स्लोगन को रेस किया जो था नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, कि भाई बिना रिप्रेजेंटेशन दिए हमसे टैक्स भी आप नहीं लें। ठीक हुई बात। दे डिमांडेड, इन्होंने डिमांड की कि इंडियन कंट्रोल होना चाहिए पब्लिक पर्स पर। और इन्होंने क्या स्लोगन दिया बेटा, कौन सा स्लोगन रेस किया, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। जब तक हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं देते हैं हमसे बेटा, जब से 20th सेंचुरी की शुरुआत होती है, 20th सेंचुरी किसको कहेंगे हम, वो पीरियड जो 1901 से चालू होकर 2000 पे ख़त्म होगा, है ना। तो 20th सेंचुरी की शुरुआत में इन्होंने डिमांड की स्वराज की, सेल्फ गवर्नमेंट की विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश एम्पायर के अंदर ही ये चाहते थे कि हमें सेल्फ गवर्नमेंट मिले, हमें स्वराज मिल जाए। जैसे दूसरी जो सेल्फ गवर्निंग कॉलोनीज़ हैं जैसे कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, जो अल्टीमेट सोवरेनिटी होगी वो ब्रिटिशर्स के हाथ में ही होगी, पर जो इंटरनल डिसीजंस वगैरह होंगे वो आप खुद ले सकते हो। इस तरीके से चलती थी सेल्फ गवर्निंग कॉलोनीज़ किसकी, कौन सी वाली, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। तो ऐसा ही ये लोग इंडिया में भी चाहते थे कि ब्रिटिश एम्पायर रहे, पर उस ब्रिटिश एम्पायर में हमें अपने हिस्से की आज़ादी मिल जाए, जिससे कि हम अपने रूल्स रेगुलेशन बना सकें, और फॉरेन पॉलिसी किसके पास ही रहे, ब्रिटिशर्स के पास ही रहे। और ऐसी डिमांड करने वाले बेटा हम पहले नहीं थे, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा हो रहा था। दूसरा नहीं, पांचवा,
एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन मिले इंडियंस को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, और ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल किसकी हुआ करती थी बेटा? वायसरॉय की। तो वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी इंडिया को पर्याप्त एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन मिले एंड दोज ऑफ द गवर्नर्स। तो बेटा जो गवर्नर्स हुआ करते थे, जो वायसरॉय हुआ करते थे, इनका जो कार्यकारी परिषद था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, उसमें भी इंडियंस के रिप्रेजेंटेशन को ये लोग चाहते थे। ठीक है, गवर्नर्स और वायसरॉय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था उसमें एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन चाहते थे इंडियंस का। कौन? हमारे अर्ली नेशनलिस्ट। तो बेटा अगर हम समराइज़ करने की बात करें इन पॉइंट्स को, तो पहला, इंडियन काउंसिल को एबॉलिश कर दो, लेजिस्लेटिव काउंसिल असेंबलीज़ में हमें मेजर शेयर दे दो, हमारा नंबर चुन के ज़्यादा आए, हमारे पास पावर रहे, लोकल बॉडीज़ हमें इलेक्ट करें, हम मतलब इंडियंस की रिप्रेजेंटेशन की बात करें। फिर 20वीं सेंचुरी में इन्होंने स्वराज की बात की कि भाई ब्रिटिश एम्पायर के अंतर्गत ही हमें थोड़ी सी क्या दे दो, सेल्फ गवर्निंग पावर दे दो। इसकी बात इन लोगों ने की, जैसे कनाडा के पास थी, ऑस्ट्रेलिया के पास थी। फिर ये लोग चाहते थे कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वायसरॉय का और गवर्नर का, उसमें भी इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होना चाहिए। अब हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करेंगे कि आर्थिक रूप से क्या सुधार हुए। तो जो इकोनॉमिक इश्यूज़ थे उनको भी अर्ली नेशनलिस्ट ने इंक्लूड किया था अपनी डिमांड्स में। पहला ये था कि ये चाहते थे कि लैंड रेवेन्यू रेड्यूस हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, पीजेंट्स को प्रोटेक्शन मिले अगेंस्ट अनजस्ट डिमांड्स ऑफ ज़मींदार। ज़मींदार जो अनजस्ट डिमांड करता है तो हमारा किसान बेचारा पिसा ही जा रहा है, गरीब से गरीब ही हुआ जा रहा है, उसकी लाइफ तो हेल बन गई है, तो उसको भी प्रोटेक्शन दी जाए और लैंड रेवेन्यू को कम किया जाए। दूसरा, हम चाहते थे कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो जो खर्चा करते हैं आर्मी पे वो कम करें। ठीक है, जिससे कि पैसा क्या होगा, सेव होगा और वेलफेयर एक्टिविटीज़ पे लगाया जाएगा। जैसे हेल्थ और एजुकेशन पे बिल्कुल वैलिड डिमांड थी कि भाई तुम आर्मी पे इतना खर्चा क्यों कर रहे हो। ब्रिटिशर्स से अर्ली नेशनलिस्ट कहते थे कि इतना खर्चा आर्मी पे क्यों कर रहे हो, हमें किसी से लड़ना विड़ना नहीं है, आप तो इस पैसे को बचाओ और इस पैसे को वेलफेयर एक्टिविटीज़ में लगाओ, हमारे लिए कुएँ बनाओ, हैंडपम्प बनाओ, हॉस्पिटल्स बनाओ, हमारी एजुकेशन के ऊपर खर्च करो। तीसरा, और थोड़ी जांच पड़ताल करो, थोड़ी इंक्वायरी करो किसकी, कि भाई भारत में इतनी गरीबी क्यों बढ़ती जा रही है, इतने अकाल क्यों आते जा रहे हैं। फेमाइन का मतलब क्या होता है बेटा? अकाल, जब भूख से लोग मरने लग जाए। पॉवर्टी का मतलब क्या होता है? गरीबी। तो भारत में गरीबी क्यों बढ़ती जा रही है, फेमाइंस क्यों इतने आ रहे हैं, इसकी भी तो जांच करो। क्यों फेमाइंस हो रहे हैं, क्यों लोग भूख से मर रहे हैं। फिर एक और बहुत बढ़िया डिमांड थी, बहुत ही अच्छी डिमांड थी कि जो हमारे अर्ली नेशनलिस्ट चाहते थे कि हमारे इंडिया में भी बैंकिंग सिस्टम आए, इरिगेशन की प्रॉपर फैसिलिटीज़ हों, मेडिकल्स हों, हेल्थ फैसिलिटीज़ हों लोगों के लिए, मतलब हमारे सब के लिए, बैंक को भले वो किसान हों, दूसरे प्रोफेशन के लोग हों, उन सब के लिए बैंकिंग सिस्टम आए, इरिगेशन सिंचाई की व्यवस्था प्रॉपर हो, मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज़ लोगों को मिले। फिर एक और बहुत बढ़िया डिमांड कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात भी हमारे अर्ली नेशनलिस्ट करते थे। ट्रेड को प्रोटेक्शन मिले। ट्रेड को प्रोटेक्शन का मतलब क्या है? हमारे इंडिया से जो गुड इंग्लैंड जाता था उसके ऊपर तो इंग्लैंड के लोग क्या लगा देते थे? ड्यूटी, और हमारे गुड को वहाँ क्या कर देते थे? कॉस्टली, महंगा, एक्सपेंसिव। पर इंग्लैंड से जो भी गुड इंडिया में आता था उसके ऊपर कोई ड्यूटी नहीं लगाई जाती थी, वो यहाँ पर भी चीप रहता था, तो इंडियंस भी उसे ही परचेस करते थे। तो अब अर्ली नेशनलिस्ट चाहते थे कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, ट्रेड को प्रोटेक्शन मिले। इसका मतलब जो हैवी टैक्सेस हैं वो लगाए जाएं, किसके ऊपर? इम्पोर्टेड गुड के ऊपर। अब हम चाहते थे कि जो ब्रिटेन से जो गुड आ रहा है उसके ऊपर भी, या और भी किसी कंट्री से कोई गुड आ रहा है उसके ऊपर आप ड्यूटीज़ लगाओ, जिससे वो महंगा हो जाए और हमारे लोग हमारे इंडियन गुड को ख़रीदें। जो गवर्नमेंट थी वो लोन दे आयरन, कोल, पेपर और शुगर इंडस्ट्रीज़ को। देखो हमारी कंट्री में भी एक टाइम ऐसा आया जब आयरन इंडस्ट्री, कोल इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री बढ़ रही थी, पर इनके पास पैसा नहीं था, तो हमारे अर्ली नेशनलिस्ट बोलते थे कि इनको आप लोन दें जिससे ये भी बढ़ जाए। और बेटा नमक जो फ्रीली अवेलेबल है, नमक की चट्टानें भी होती हैं, है ना, जिसको हम रॉक सॉल्ट बोलते हैं, जहाँ से मिलता है, समुद्र में नमक है, तो नमक तो फ्रीली अवेलेबल है। तो हम चाहते थे, हमारे अर्ली नेशनलिस्ट चाहते थे कि पूरी तरह एबॉलिश हो जाए सॉल्ट टैक्स, है ना, नमक के ऊपर से बिल्कुल टैक्स हटा लिया जाए और ड्यूटी हटा ली जाए। किससे? शुगर के ऊपर से, शक्कर के ऊपर जो ड्यूटी लगाई जाती थी वो भी हटा ली जाए। अब बेटा जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड्स हैं उनको लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 में। क्लियर है? चलो, अगर बेटा आपको वीडियो फॉर्मेट में कोई चेंज कराना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें।